हेलो गाइस, हम लोग एनवायरनमेंट की घटना चक्र के क्वेश्चन देख रहे थे। तो हम लोग ने उस इससे पहले वाले वीडियो में 54 क्वेश्चंस देख लिए थे। तो अब हम 55 क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स पूछ रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है हम लोग ने थर्ड लेक्चर में देखा था जब उन्होंने थ्योरी पार्ट कवर किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दे रहा है। तो पहला है सेल्फ सफिशिएंसी। बी है टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर द WTO नॉर्म्स। नंबर सी क्या है, टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। डी क्या है, टू यूटिलाइज द वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब कि लैंड को यूज़ करना जिससे कि उसकी क्वालिटी क्या हो जाए, क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है ना, बरकरार रहे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड, देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड फाइबर और अदर प्लांट्स और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स यूजिंग द फार्मिंग टेक्निक्स दैट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। जो कि प्रोडक्ट क्या करती है, इन्वायरमेंट को प्रोडक्ट करती है, पब्लिक हेल्थ को प्रोडक्ट करती है, जिससे कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनिमल वेलफेयर। इन शॉर्ट, ये देखिए यहाँ पर क्लियर बोला हुआ है, ये देखिए, इन शॉर्ट इट इज़ अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक। और देखिए, यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द सॉइल, ठीक है ना। अब जब केमिकल और पेस्टिसाइड्स का जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो वो एडवर्सली अफेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ, सॉरी, सॉइल हेल्थ को। सो कोप अप विथ दिस नेशनल, इस चीज़ से निपटने के लिए क्या किया, नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड द एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी। क्या क्या उन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को क्या, यहाँ पे देखिए, प्रोडक्टिविटी को क्या करे, बढ़ा सके, एनहेंस कर सके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो क्या करने के लिए, वाटर यूज़ इफिशियंसी, वाटर को इफिशियंट मैनर में यूज़ करे, प्रमोटिंग द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रमोट करना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को, एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवे, ठीक है। चलिए इसे, अब इसके बाद क्या कह रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग, तो ग्रीन हाउस फार्मिंग आई थिंक, ये देखिए, ये 2003 और 2001 का क्वेश्चन है। तो अभी तो ये रिसेंट का नहीं है, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, तो ये उसी टाइम का आंसर होगा। तो ये होगा, इसमें होगा शायद पंजाब। एक मिनट देख लेते हैं हम, ठीक है ना। उस टाइम मतलब 2003 या फिर 2001 में क्या था, हाँ, पंजाब ही था। तो इसका देखिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, मार्कफ्रेड ऑफ पंजाब एंड, एक मिनट, देखिए क्या बोल रहा है, मार्कफ्रेड ऑफ पंजाब एंड सायक ग्रुप ऑफ इजराइल साइंड एंड एग्रीमेंट टू ग्रो द वेजिटेबल इन ग्रीन हाउस फार्मिंग ऑन द 21 अप्रैल 2001। ठीक है, कह रहा है कि मार्कफ्रेड ऑफ पंजाब एंड सायक ग्रुप ऑफ इजराइल जो है उन्होंने साइन किया था एक एग्रीमेंट पे, किस लिए, क्या एग्रीमेंट था, जिसमें कि ग्रो हो सके वेजिटेबल कहाँ पे, इन ग्रीन हाउस फार्मिंग, ठीक है ना। और कब हुआ था ये, 21 अप्रैल 2001 में, ठीक है। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो असर्शन क्या कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। रीजन क्या कह रहा है, वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन द मॉइस्ट क्लाइमेट। मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, देखिए चले देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। ए है, तो यानी कि दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी ठीक है, सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, नेचुरल वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ केमिकल एंड एज इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर also affect the natural vegetation. Water loving or the aquatic plants are those which are found mostly in the muddy muddy land and near the ponds. They are found in the moist climate, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर result in the erosion of such plants, hence the assertion and reason are correct, ठीक है। अब देखते हैं क्या, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो क्लाइमेट का सूचक है, ठीक है ना, क्लाइमेट का सही सूचक है। और एंड इंक्रीज द इन द क्वालिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वालिटी को क्या करता, सॉरी, क्वांटिटी को क्या करता है, बढ़ाता है और अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, ठीक है। और जो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो प्लांट होते हैं, वो ज़्यादातर पाए जाते हैं या तो फिर मडी लैंड्स में जहाँ पे कीचड़ हो, या तो फिर जहाँ पर पॉन्ड्स हो वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये और दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट क्लाइमेट, और ये मॉइस्ट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, जब आप रिडक्शन को, सॉरी, जब मॉइस्चर को अगर एटमॉस्फेयर में से अगर मॉइस्चर हटा देंगे तो क्या होगा कि इन प्लांटों का क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा।
देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। हार्मफुल किसके लिए है? फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये तीनों के लिए एक्चुअली हार्मफुल है, क्योंकि मतलब कि आप बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर आप अर्बनाइजेशन करेंगे। अगर आप सिर्फ अर्बनाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा इन्वायरमेंट में, नेचर में, ठीक है। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को तो ऑफकोर्स अफेक्ट करेगा ही करेगा, हार्मफुल रहेगा ही, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल टू बैलेंस द डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है ना। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा अगर अर्बनाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो ये हार्मफुल जरूर, जाहिर सी बात होगा, ठीक है। देखिए कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो देखते हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज एनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक्ट 2010 का है वो किसके मतलब कि किसके अनुरूप है। तो यहाँ पर देखिए तीन दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए क्या किस देखने का है। पहले में क्या होता है, राइट टू अ हेल्थी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। प्रोविजन फॉर द ग्रांट फॉर द राइजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरिया for the welfare of the scheduled tribe under the article 275 1, ठीक है। and powers and functions of the gram sabha as mentioned under the article 243 clause A, ठीक है। तो इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अनुरूप दे रहा है, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो, सॉरी, वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, केवल 1, ठीक है, ओनली 1। देखिए क्या है, हाँ ओनली 1 सही है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश इन 18 अक्टूबर, देखिए याद रखिए डेट, 18 अक्टूबर 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिंग एंड द expeditious disposal of cases relating to the environment protection and the conservation of forest to provide the right to a healthy environment constructed as a part of the right to life under the article 2020, sorry article 21, ठीक है। कह रहा है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 का ये 18 अक्टूबर 2010 को ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। फॉर इफेक्टिंग किस लिए है, इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट टू प्रोवाइड द राइट टू अ हेल्थी इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और कॉन्स्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू द लाइफ, और ये किसके में आता है, राइट टू द लाइफ अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है। तो अब यहाँ का देखिए द जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये एक हमारा एडिशनल नॉलेज दिया। अभी देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी केम इनटू द फोर्स, अभी जस्ट पढ़ा कि 18 अक्टूबर 2010 का था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 अक्टूबर तो नहीं दिया लेकिन अक्टूबर 2010 दिया हुआ है, तो हम इसी को सही लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए चलिए अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने देखा कि एनजीटी जो है वो 2010 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा सी नंबर का। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट में क्या है कि जो ऑथर है ग्रीन डेवलपमेंट के वो है WM एडम्स है, ठीक है, यही है WM एडम्स है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। कह रहा है विलियम एम एडम्स इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रीन डेवलपमेंट, और जो ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है उसका जो थीम है वो क्या है, मतलब कि और वो बुक क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यही बुक का नाम है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, इट्स फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1990 में, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशनड इन द न्यूज। Rio+20 कॉन्फ्रेंस क्या था, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही बिल्कुल सही है ये कि ये एक कॉन्फ्रेंस, ये यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था, किस पर था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यही था। चलिए लेकिन हम आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक, देखिए इट इज़ अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत है। इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल गलत है। इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑन द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी गलत है, ठीक है। हमको ये पता चल चुका है कि इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं Rio+20 कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये देखिए पहला सही है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो Rio+20 इन शॉर्ट नेम फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन ब्राज़ील इन 2012 टू मार्क
To mark the 20th century of the 1992 United Nations Conference on the Environment and Development in Rio de Janeiro and the 10th anniversary of the 2002 World Summit on the Sustainable Development in Johannesburg, कह रहा है कि देखिए Rio+20 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2012 में हुई थी, इसकी 20th एनिवर्सरी पर ब्राज़ील में हुई। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द ईयर 1997 द इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, जो इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस था 1990 का, सॉरी वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस जो था वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस 1997 का क्योटो में, शायद क्योटो में ऑर्गेनाइज हुआ था। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सही है, क्योटो में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन क्योटो, जापान। द क्योटो प्रोटोकॉल टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड in this conference which came into the existence on the 16 February 2005। ठीक है, एक मिनट कह रहा है कि जो 1997 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस था वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था जापान के क्योटो में, और इसमें क्या था, टॉपिक क्या था, क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन क्या था, यहाँ क्लाइमेट चेंज था। ठीक है ना, और ये हुआ था, और एक मिनट, द क्योटो प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड इन द कॉन्फ्रेंस विच केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो मतलब कि 1997 में था, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में कब आया, 16 फरवरी 2005 में आया। ठीक, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड। जो ये जो +5 है या फिर +10 या +20 जो है, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अर्थ समिट जितने साल बाद हो रही थी उसको ये +10 +20 बोल रहा था। ठीक है ना, तो पहले तो हमारा 1992 में हुआ था, ठीक है, अर्थ समिट, फिर उसके 5 साल बाद हुई थी, फिर 1997, तो यहाँ पर 5 साल बाद जब हेल्ड हुआ था तो वो 1997 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे तो ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा थ्योरी पार्ट है जिसको हम लोग ने कवर कर चुका है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये पूरा जो चीज़ हम लोग थ्योरी पार्ट में पूरा देख चुके हैं, ये पूरा सेम वही चीज़ दे दी। देखिए 8वें नंबर पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले नंबर पर दिया है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या कह रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय द 2030। देखिए दूसरे नंबर का जो है वो तो एकदम सही है, लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो फर्स्ट प्रपोज्ड कह रहा है 1972 है। ठीक है, लेकिन इसका थिंक टैंक जो कह रहा है क्लब ऑफ रोम है, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर प्रपोज्ड इन 2012 एट द Rio+20। ये Rio+20 कॉन्फ्रेंस बता रहा है, वो 2012+20 कॉन्फ्रेंस बता रहा है। ठीक है, हेंस 1 इज़ नॉट करेक्ट। एंड सेकेंड क्या है, देखिए द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज ऑफिशियली नोन एज द ट्रांसफॉर्मिंग our world, the 2030 agenda for the sustainable development। these are the set of 17 aspirational goal, sorry global goals। यहाँ पे 17 aspirational goal है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर वाइज। ठीक है, विथ 169 टारगेट्स एमंग देम। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ किसने प्रपोज की थी, ये किसने की थी, क्लब ऑफ रोम होगा। ठीक है, इसमें आंसर, एक मिनट चलिए देखते हैं। ठीक, क्लब ऑफ रोम है, ये हमने थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन कवर किया था। ठीक है, तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अप्रैल of 1968 the 30 people including the scientist, educator, economist, humanist, industrialist and government official met at the Academia dei लेसनेसी इन रोम। ठीक है, ये आई थिंक ये नाम है जहाँ पे ये लोग मिले थे। द क्लब ऑफ रोम वॉज बॉर्न फ्रॉम दिस मीटिंग। ये क्लब ऑफ रोम जो होता है ये इसी मीटिंग में बॉर्न हुआ था। मीटिंग एज एंड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ वॉज प्रपोज्ड बाय द क्लब ऑफ रोम। ठीक है, देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। असर्शन में क्या दिया है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी SDG रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। रीजन क्या दिया है, द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ द SDG टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें का टारगेट क्या है, उसमें शायद 5वें नंबर पे था एजुकेशन, और फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे शायद हेल्थ था। ठीक है,
देखिए मैंने बताया था कि देखिए ये तीसरे नंबर पे है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग होगा, ठीक है। चौथे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन होगा, ठीक। तो ये सच में मतलब कि इसमें जो बता रहा है वो सही है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्लोजली रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो ये बिल्कुल इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो रीजन एंड असर्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर का सही है, ठीक है। तो अब हम इस यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट एज द एविडेंट इन द positive correlation between the HDI Human Development Index and SDG rankings of Indian state, ठीक है। इसलिए दोनों सही हो जाएगा। देखिए 11वें नंबर पे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है GACSA इज एंड द आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015। दूसरा क्या दिया है, मेंबरशिप ऑफ द GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। नंबर 3 क्या कह रहा है, इंडिया वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA, ठीक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो केवल और केवल बी सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी इसका ठीक से नहीं पता है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन बी सही है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज द concept of climate smart agriculture CSA was originally developed by FAO in 2010 through the paper Climate Smart Agriculture Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation, ठीक है। कह रहा है इसको ओरिजिनली FAO ने 2010 में डेवलप्ड किया था, ठीक है ना। अब 2014 की बात कर रहा है, इन 2014 एन अलायंस was set up with this issue as its focal point, the GASCA Global Alliance for Climate Smart Agriculture। 2014 में इसको ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसको सेटअप किया गया था, ठीक है। और दूसरे पॉइंट क्यों गलत है, देखिए द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट सेकंड जो सही था, क्यों सही था, बिकॉज मेंबरशिप ऑफ द अलायंस डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है कि यहाँ पे बिकॉज इंडिया इज अ ओनली सिग्नेटरी मेंबर था, उसमें कह रहा था इंस्ट्रूमेंटल मेंबर था, ठीक है।